लास्ट क्लास में जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स का कुछ टॉपिक्स पढ़े थे उसको एक बार रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़े व्हाट इज़ टैक्स। अब इसको रिकैप अभी नहीं करेंगे। दूसरा पढ़े टाइप्स ऑफ टैक्स। तीसरा पढ़े कुछ कॉन्सेप्ट्स। क्या था कॉन्सेप्ट भाई? ये था ईयर का कॉन्सेप्ट। बी डेफिनेशन के इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट। सी इनकम टैक्स का सबसे चहेता टॉपिक डीम्ड। ठीक है। फिर क्या पढ़े हम लोग? चौथा सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। फिर हम लोग यहाँ से उठ के चले गए सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम से हमको 5 हेड के बारे में पता चला। रावण के 10, इनकम टैक्स के 5। छठा हम लोग पढ़े ग्रॉस टोटल इनकम, ये था सेक्शन 80B। सातवां हम लोग पढ़े टोटल इनकम, जो कि GTI में से क्या घटाने पे मिलता है? डिडक्शन। और आठवां पढ़े टोटल इनकम राउंडिंग ऑफ। ठीक है। इतना पढ़ने के बाद 9वां टॉपिक हम लोग पढ़े कि भाई ये पर्सन कौन होता है। और फिर 10वां पढ़े SSC। हम लोग पिछला 2 क्लास में इतना हम लोग पढ़े। टैक्स क्या, टाइप्स ऑफ टैक्स, 3 कॉन्सेप्ट जिसका ज़रूरत हमको बार बार पड़ेगा इनकम टैक्स में। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम, GTI टोटल इनकम का राउंडिंग ऑफ, इसका सेक्शन क्या था बताइए? 288A। फिर पर्सन पढ़े, फिर SSC पढ़े। क्लियर है? ठीक। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, यहाँ से आज फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें एक टॉपिक छोड़े थे। वो छोड़ने का कारण था कि आपको थोड़ा टैक्स का एसेंस समझ में आए। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई इंडिया में अगर हमको इनकम टैक्स के बारे में जानना है तो हम कहाँ से जान सकते हैं, या इनकम टैक्स का ये कौन कौन सा नियम हम पर लागू होता है, कहाँ कहाँ है ये, बोला अभी बताते हैं। सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स 1962। हम लोग को ये पढ़ना है, रूल्स अभी नहीं पढ़ना है, जब फाइनल लेवल पे पहुंचिएगा तब पढ़ना होगा। ठीक है। कहीं कहीं रूल्स का भी ज़रूरत आएगा, जहाँ आएगा वो हम लोग पढ़ लेंगे। तीसरा है जो आज के हम लोग के पढ़ाई का टॉपिक है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। चौथा है सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस। और 5वां है जुडिशियल डिसीजंस। अगर सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया का बात किया जाए कि भाई क्या क्या सोर्स है, कहाँ से हमको इनकम टैक्स के बारे में पता चलेगा, तो ये 5 सोर्स है। इन्हीं 5 का नियम
इनकम टैक्स को इंडिया में रेगुलेट हो रहा है। हम लोग 1 नंबर पढ़ लिए, 2 नंबर पढ़ लिए, 4 नंबर पढ़ लिए और 5 नंबर पढ़ लिए। आज चलते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है एनुअल फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक रेवेन्यू एक्ट है। रेवेन्यू एक्ट है क्यों? क्योंकि भाई इससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। क्यों? ऐसा क्यों? टैक्स क्या है? फी है। कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। ये फी क्या चीज़ पे चार्ज होता है? आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। इस फी का नेचर क्या है? कंपलसरी। इस फी का ज़रूरत गवर्नमेंट को क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट को हैज़ टू रन कंट्री। देश चलाना है। देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। ठीक है भाई, तो ये पैसा उसको कैसे मिलता है? टैक्स के रूप में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? इनकम पर लगने वाला टैक्स, यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? कमाई है। तो इनकम टैक्स एक्ट एक रेवेन्यू एक्ट हुआ कि नहीं? हाँ भाई, रेवेन्यू एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट एक रेवेन्यू एक्ट है। क्यों? क्योंकि इस इनकम टैक्स को हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू मानते हैं। और ये इनकम टैक्स किस एक्ट से गवर्न होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ज़रा अच्छा से समझिएगा, जो भी समझा रहे हैं अच्छा से समझिएगा। बहुत लोग चार्टर्ड बन जाता है, क्लियर नहीं होता कि क्या हो रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। ठीक। और इनकम टैक्स सरकार के लिए है रेवेन्यू, कमाई का साधन। तो ये कमाई के साधन वाला एक्ट को कैसा एक्ट कहेंगे हम लोग? कैसा एक्ट है भैया? रेवेन्यू। क्योंकि ये हमारे सरकार को रेवेन्यू जनरेट कराता है। अब एक आम आदमी की चाहत क्या? उसका कमाई बढ़े। एक खास आदमी की चाहत क्या? उसका भी कमाई बढ़े। सरकार का चाहत क्या? भाई उसका भी कमाई बढ़े। हर आदमी इसी में लगा हुआ है, कमाई बढ़े। तो सरकार कमाई कैसे बढ़ा सकता है? इनकम टैक्स बढ़ा करके, कुछ नियम कानून में चेंज करके। तो इनकम टैक्स एक्ट बीइंग अ रेवेन्यू एक्ट, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इस इनकम टैक्स एक्ट में हर एक साल चेंज करता है। ये इंडिया में चेंज हुए जाने वाले सारे एक्ट, हर एक एक्ट में कुछ कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन जितना चेंज इसमें होता है उतना किसी में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार को क्या जनरेट करा रहा है? रेवेन्यू। सरकार की भी चाहत है भाई कमाई बढ़े। तो कमाई बढ़ाने के चक्कर में गवर्नमेंट जो है इस एक्ट को हर एक साल चेंज करता है। साल दर साल, जब से आया है तब से चेंज हो रहा है हर एक साल। कभी कभी तो साल में 2 बार भी चेंज कर देता है। क्यों भाई? क्योंकि कमाई बढ़ाना है। तो इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए हमको उसका ज़रूरत पड़ता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। बात समझिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेवेन्यू एक्ट है, सरकार के लिए फीस जनरेट करता है। सरकार चाहती है कि भैया हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, क्योंकि खर्च बढ़ रहे हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगा? इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कुछ अमेंड करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। बोले कैसे चेंज करोगे? बोला एनुअल फाइनेंस एक्ट से चेंज करेंगे। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट का पर्पस क्या है? एनुअल फाइनेंस एक्ट का पर्पस है इस इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना, चेंज करना, सुधार करना, कुछ नया एडिशन करना। ठीक है। एनुअल फाइनेंस एक्ट अमेंड करता है किसको? इनकम टैक्स एक्ट को। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो पार्ट था ये हम लोग का व्हाट इज टैक्स हो गया। व्हाट इज टैक्स का रिवीजन हो गया ना। टैक्स इज अ फी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन योर इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी।
द नेचर ऑफ दिस फी इज कंपल्सरी, गवर्नमेंट नीड्स दिस फी टू रन कंट्री। यह है व्हाट इज टैक्स। यहां इसको मिटाते हैं। जरा समझते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 91 को क्या करता है? अमेंड। अमेंड का मतलब सुधार करता है, ठीक है ना। अब थोड़ा एक प्रोसीजर समझिए। इंडिया में किसी एक्ट के बनने और उस एक्ट में चेंज होने के प्रक्रिया को थोड़ा समझिए। मान लीजिए हमको कंपनीज एक्ट 2013 लाना है। मान लीजिए हमको कंपनीज एक्ट 2013 लाना है, तो इंडिया में किसी भी एक्ट के बनने का प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले आएगा कंपनीज बिल 2013। ये समझिए, एक्ट बनने का प्रोसीजर बता रहे हैं। सबसे पहले आएगा क्या? जो भी एक्ट बनाना है उसका बिल लाइए, कंपनीज बिल 2013। इस कंपनीज बिल 2013 पर लोअर हाउस यानी लोकसभा और अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में बहस होगा। दोनों जगह से बहस होने के पास ये पास होगा, वोटिंग होगा। पास होने के बाद जब पास हो गया यहाँ से, तो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास, जो कि इस पर साइन करेंगे। साइन करेंगे या करेंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 कैसे आया होगा? पहले कंपनीज बिल 2013 आया, इस पे दोनों लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुआ। बहस होने के बाद ये पास हुआ। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया साइन होने के लिए। कंपनीज बिल 2013 जैसे ही साइन हुआ, ये कंपनीज बिल 2013 कन्वर्ट हो गया क्या चीज में? कंपनीज एक्ट 2013। यानी कोई भी एक्ट जिस समय आता है वो एक्ट के रूप में नहीं आता है, वो पहले क्या आता है? बिल। बिल पर बहस होता है, दोनों हाउसेस से पास होता है, एंड देन प्रेसिडेंट साइंस इट। जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल गया तो ये भाई साहब बिल से क्या चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्ट में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ है, हमको अब इसमें कुछ चेंज करना है, अमेंड करना है, कुछ सुधार करना है, कुछ हटाना है, कुछ ऐड करना है। बोले सर एक कॉमा ऐड करना है। बोला कॉमा भी ऐड करना है, या एक फुल स्टॉप को हटाना है। बोला कुछ भी करना है। तो ऐसा नहीं कि चुपके से जाके एक ठो कॉमा दे दीजिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा कंपनीज अमेंडमेंट बिल, मान लीजिए 2016 में लाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्ट लाना था तो पहले बिल लाइए, बहस कराइए, पास हो जाए, प्रेसिडेंट साइन कर दें, बिल जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में। अब इस एक्ट में कुछ चेंज करना है, अमेंड करना है, कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, कुछ नया चीज़ लाना है, कुछ पुराना हटाना है। तो इसके चेंज करने के प्रक्रिया को, अमेंडमेंट के प्रक्रिया को कैसे करते हैं? पहले हम एक बिल लाते हैं। कौन सा बिल लाते हैं? अमेंडमेंट बिल। कौन सा अमेंडमेंट बिल? जिस एक्ट को चेंज करना है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को चेंज करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट बिल आएगा। पार्टनरशिप एक्ट को चेंज करना है तो पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल आएगा। क्लियर है? तो कंपनीज एक्ट को हमको बदलना है तो हमको कंपनीज अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा। इस कंपनीज अमेंडमेंट बिल पर फिर यही प्रक्रिया होगा। क्या? लोकसभा राज्यसभा में बहस, लोकसभा और राज्यसभा से जब ये पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे, तो ये कंपनीज अमेंडमेंट बिल कन्वर्ट हो जाएगा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2016। एक नया एक्ट आ जाएगा,
कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इस एक्ट का पर्पस क्या है? इसमें जाके कुछ प्लस या माइनस करना। तो पिक्चर विजुलाइज कीजिए, कोई नया एक्ट बनाना है तो सबसे पहले जो एक्ट बनाना है उस एक्ट के नाम से बिल लाइए, बहस कराइए, पास कराइए, एक्ट बन गया। अब इस एक्ट में कुछ चेंज करना है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, अमेंडमेंट प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। कुछ लाइन हटाना है या कुछ नया लाइन ऐड करना है, क्या करेंगे? सीधे जाके जहाँ लिखा हुआ है उसमें प्लस माइनस कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमको इसी प्रक्रिया से, जिस हिसाब से ये जन्म लिया था, फिर से वो प्रक्रिया दोहराना होगा। पहले एक अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट बिल जब डिस्कस होगा, पास हो जाएगा, तो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? अमेंडमेंट एक्ट में। और ये अमेंडमेंट एक्ट जाके कंपनीज एक्ट को चेंज कर देगा। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान इस पर लाइए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हमको प्लस या माइनस करना है। इसमें प्लस या माइनस करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है। तो क्या हम सीधे जाके इसको अमेंड कर सकते हैं? नहीं, हमको एक क्या लाना पड़ेगा? अमेंडमेंट बिल। क्या लाना होगा? अमेंडमेंट बिल। इनकम टैक्स को अमेंड करने के लिए जो हम बिल लाते हैं उसका नाम है फाइनेंस बिल। ध्यान दीजिए, किसी एक्ट को अमेंड करने के लिए जो हम बिल लाते हैं उसका नाम होता है, भाई जो एक्ट है, अमेंडमेंट बिल। लेकिन इनकम टैक्स को नॉर्मली होना क्या चाहिए था? इनकम टैक्स एक्ट को बदलना है तो क्या आना चाहिए था? इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल आना चाहिए था। इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल। ये जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट है ना, इसको हम लोग फाइनेंस लिख दिए। बिल तो बिल ही रहा। इनकम टैक्स अमेंडमेंट है ना, ITA, इसका नाम क्या दे दिया गया? फाइनेंस। अब कुछ लोग कहेगा सर काहे कर दिया गया? भाई जब किया गया होगा ना, उस समय जो किए होंगे मिलेंगे तो बताएंगे, ठीक है? क्या प्रोसीजर है समझिए। एक्ट का जन्म, बिल होगा, डिस्कस होगा, पास होगा, साइन होगा, एक्ट ने जन्म ले लिया। एक्ट में प्लस माइनस करना है, कर सकते हो। इस एक्ट के नाम से एक अमेंडमेंट बिल ले आओ, फिर उस पर वही प्रोसीजर करो। लोकसभा राज्यसभा डिस्कशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिग्नेचर, वो कंपनीज अमेंडमेंट बिल से कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट बना। जैसे ही कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट बना, वो कंपनीज एक्ट को जाके चेंज कर दिया, ठीक है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज करना था, तो हमको क्या लाना चाहिए था? इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल। ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट है ना, इतना लंबा सा लाइन है, इसका नाम कर दिया फाइनेंस बिल। बोला कितना बार लिखेंगे इनकम टैक्स अमेंडमेंट? हर साल तो इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल ही ला रहे हो तुम। तो इनकम टैक्स अमेंडमेंट का नाम दे दिया गया फाइनेंस बिल। बोला ये फाइनेंस बिल पर क्या होगा? अब इस फाइनेंस बिल पर वही होगा जो किसी बिल पर होता है। लोकसभा राज्यसभा डिस्कस करेगा, चिल्ला चिल्ली करेगा। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पता चला पकड़ के हमको ले गया कि लोकसभा राज्यसभा में लोग चिल्ला चिल्ली करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, भाई चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ? डिस्कशन हुआ, अच्छा पॉइंट लोग बोला, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, दोनों जगह से पास हो गया। कहाँ चल गया? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। साइन होके जैसे ही आएगा ये फाइनेंस बिल क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनेंस एक्ट। क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट को करना क्या है? अमेंड करना है। किसको? इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर एक साल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो फरवरी महीना में, जनरली एंड में, फरवरी महीना में यूनियन बजट लाते हैं। यूनियन बजट में क्या रहता है? सरकार ने जो पिछले साल खर्च किया है, जो पिछले साल कमाया है, सरकार अगले साल जो कमाएगा और अगले साल जो खर्च करेगा, इसका ब्यौरा रहता है। हर एक साल फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट लाते हैं, लाती ही कर देते हैं। अभी हैं फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग।
उस यूनियन बजट में फाइनेंस बिल भी रहता है। उस यूनियन बजट में बहुत सा चीज़ है, फाइनेंस बिल भी रहता है। उस फाइनेंस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस होता है, डिस्कशन होता है, अच्छा पॉइंट लोग ऐड डिलीट कराता है, और फिर वो पास होने के बाद प्रेसिडेंट से साइन हो गया तो वो फाइनेंस बिल कैची में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनेंस एक्ट में। और जैसे ही फाइनेंस एक्ट में हुआ वो उसका पर्पस क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेवेन्यू एक्ट को जाके थोड़ा प्लस माइनस कर दो, ठीक है। तो फाइनेंस बिल के आने और आने का साधन फिक्स है कि भैया ये बजट के साथ आएगा, हर साल फरवरी में आएगा। कौन लेके आएंगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारे यूनियन बजट में फाइनेंस बिल होता है। उस फाइनेंस बिल पर बहस होने के बाद जब प्रेसिडेंट से सिग्नेचर हो जाता है तो फाइनेंस बिल कैची में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनेंस एक्ट। और इस फाइनेंस एक्ट का पर्पस क्या रहता है, नया एक्ट लाना नहीं, इस फाइनेंस एक्ट का काम होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जाके अमेंड करना। क्लियर। अब बजट हर साल आता है, तो बजट को हम पहचानेंगे कैसे कि किस साल का है, तो हर एक साल का बजट यूनियन बजट के आगे में जिस साल के फरवरी में आया है वो साल लिखाता है। मान लीजिए इसी साल आया 2023, यूनियन बजट 2023, ऐसा ही अगले साल आएगा यूनियन बजट 2024, ऐसे ही पिछला साल आया होगा यूनियन बजट 2022, उसके पिछला साल आया होगा यूनियन बजट 2021। हर एक साल बजट आता है। जिस साल सरकार चेंज होता है ना उस साल फुल बजट नहीं आता। देश तो चलना है लेकिन सरकार का तो इलेक्शन होगा। हम लोग हैं 2023 में, 2024 में इलेक्शन होगा। ध्यान दे करके वोट कीजिएगा। सब लोग तो वोटिंग एज में आ ही गए हैं मोरलेस। देश ठीक ही चल रहा है, अच्छा से वोट दीजिएगा। यूनियन बजट 2023, हर एक साल यूनियन बजट आता है। हर एक साल उस बजट के साथ क्या रहेगा, बिल भी रहेगा। कहता है क्या कि फाइनेंस बिल जिस बजट के साथ आता है, फाइनेंस बिल के आगे भी वही साल का नाम लिखा जाता है। तो फाइनेंस बिल 2023 कौन से बजट के साथ आया होगा, हमारे यूनियन बजट 2023 के साथ। फाइनेंस बिल जब फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होगा तो 21 साल के नाम से जाना जाएगा, 2023। बोले सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं कहाँ, एक एक्ट के बनने, फिर उस एक्ट के अमेंडमेंट के प्रक्रिया को समझे। कोई भी एक्ट बनता है कैसे, तो पहले बिल आता है उस नाम से, डिस्कशन होता है, पास होता है, तब वो एक्ट बनता है। अब जो एक्ट बन गया उसमें क्या चेंज होना है कि नहीं होना है, होना है। समय अनुसार हमको चेंजेस लाना होता है, ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, सीधे जाके ऐड और डिलीट कर देंगे, बोला नहीं, एक प्रक्रिया है। उस एक्ट को अमेंड करने के लिए बिल लाइए, डिस्कस कीजिए, पास कीजिए, साइन करवाइए, तो वो अमेंडमेंट बिल जो है वो अमेंडमेंट एक्ट में हो जाएगा। और जैसे ही अमेंडमेंट एक्ट आएगा वो जा कर के जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें कुछ ऐड लेस कर देगा। ये था एक नॉर्मल एक्ट के बनने और उसके सुधार के प्रक्रिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमको चेंज करना है, तो जो हम लोग उधर समझे उस हिसाब से हमको क्या लिखना चाहिए था, इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल लिखना चाहिए था। लेकिन ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट को हम लोग लिखते हैं फाइनेंस, लिखते हैं फाइनेंस बिल। बोले ये फाइनेंस बिल किसके साथ आता है, यूनियन बजट के साथ। यूनियन बजट के साथ हर साल आता है, बोला हर साल रहता है, हर साल। यूनियन बजट में और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं लेकिन फाइनेंस बिल भी रहता है, ठीक है। यूनियन बजट पहचाना जाता है जिस साल के फरवरी महीना में वो प्रेजेंट हुआ, तो फाइनेंस बिल को भी हम पहचानते हैं उसी साल के नाम से जिस साल वो प्रेजेंट हुआ। ये फाइनेंस बिल पर जब बहस होता है, लोकसभा राज्यसभा से ये पारित हो जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर दिए, ये फाइनेंस बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट बनने का पर्पस है नया एक्ट बनाना कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जाकर चेंज करना। बोला इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज करना, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। हर एक साल यूनियन बजट के साल फाइनेंस बिल आता है, फाइनेंस बिल पर बहस हुआ,
दोनों हाउसेस से पास हुआ, प्रेसिडेंट से सिग्नेचर हो गया, वो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में बन जाता है और वो फाइनेंस एक्ट जाके हमारे इनकम टैक्स को चेंज करता है। ठीक है, हमारा इधर पढ़ने का पर्पस ये था। ठीक है, ये आपको कंपनीज एक्ट में भी काम आएगा। जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं उसके अमेंडमेंट का प्रोसीजर आप समझ गए। किसी नए एक्ट को लाने के लिए बिल लाइए, डिस्कस कीजिए, पास कीजिए, प्रेसिडेंट से साइन कीजिए, वो बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। फिर अब उस एक्ट को बदलना है तो इसी प्रोसीजर को अपनाइए, लेकिन इस बार जो बिल लाइएगा उसके पहले ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा, अमेंडमेंट बिल। जब पास हो जाएगा तो अमेंडमेंट बिल क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल को हम लोग इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल नहीं कहते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? इतना लंबा लाइन हर साल कौन लिखेगा, छोटा सा कर दो, फाइनेंस बिल, सुनने में भी हो सकता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल किसके साथ आता है? यूनियन बजट के साथ। यूनियन बजट कैसे पहचाना जाता है कि भाई किस फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया? नहीं, किस साल प्रेजेंट हुआ। जिस साल प्रेजेंट हुआ, यूनियन बजट 2022 में भी आया था, 2021 में भी आया था, 2020 में भी आया था, 19 में भी आया था, 18 में भी आया था। हर साल जिस साल सरकार बदलता है, जैसे अगले साल इलेक्शन होगा तो फिर फुल बजट नहीं आता है, फुल बजट का थोड़ा कंसाइज रूप आता है। क्लियर है? तो जब यूपीएससी पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, एज ऑफ नाउ अभी वो पढ़ने का जरूरत नहीं। तो ठीक है भाई, इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट बिल को हमने नाम दे दिया फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल पर बहस हुआ, डिस्कशन हुआ, प्रेसिडेंट से साइन हुआ, फाइनेंस बिल क्या चीज़ में बन गया, फाइनेंस एक्ट। ये फाइनेंस एक्ट बन के क्या करेगा, नाचेगा? बोला नहीं, ये फाइनेंस एक्ट बनने के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जाके चेंज करेगा। क्लियर है? ठीक, चलिए इतना जरा पढ़ा जाए। जिनके पास नोट्स है वो नोट्स देखेंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो बोर्ड देखेंगे। ठीक है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके ऊपर लिख लीजिए एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये जो पॉइंट नंबर बी है ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ था ना, ये हम लोग पढ़े थे। इसमें पहला था इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा था ये एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये जो बी है ना वही वो टॉपिक है, क्योंकि हम लोग एनुअल इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लिए थे, यहाँ पे इनकम टैक्स रूल पढ़ लिए थे हम लोग, यहाँ पे सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशंस पढ़ लिए थे, जुडिशियल डिसीजंस पढ़ लिए थे। ठीक है ना? पॉइंट नंबर बी बोले थे कि बाद में पढ़ेंगे, वही पॉइंट नंबर बी यहाँ पर है, एनुअल फाइनेंस एक्ट, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, चलिए, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस एक्ट गेट्स अमेंडेड, अंडरलाइन कीजिए, कौन सा एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट गेट्स अमेंडेड एवरी ईयर। इनकम टैक्स एक्ट अमेंड होता है हर एक साल। कैसे भाई? पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल विच इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अलॉन्ग विद द बजट। बोला कि फाइनेंस बिल हर एक साल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं बजट में। हर एक साल के बजट में फाइनेंस बिल जब पास होता है तो बन जाता है फाइनेंस एक्ट, और वो जाके इनकम टैक्स एक्ट को कन्वर्ट करता है, ऐड करता है। स्टार्ट से पढ़ें। दिस एक्ट गेट्स अमेंडेड एवरी ईयर बाय द पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल विच इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर along with the budget. Part A of the budget speech contains the proposed policies of the government in fiscal areas. Part B of the budget speech contains the detailed tax procedure या proposal. ये इतना जरूरत नहीं है। अब देखिए जो important है, when the finance bill is approved by both the houses of parliament and receives the assent of the president, it becomes the finance act and its provisions are thereafter incorporated in the income tax act 1961। फाइनेंस बिल अप्रूव्ड हो गया किससे? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मिल गया, एसेंट के बगल में यहाँ लिख सकते हैं सिग्नेचर,
असेंट के बगल में लिख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट एंड इट्स प्रोविजन आर देयर आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। क्या है प्रोसीजर? हर एक साल यूनियन बजट में फाइनेंस बिल रहेगा, इस फाइनेंस बिल पर डिस्कशन होगा, लोकसभा और राज्यसभा इसको जब पारित कर देगा, पास कर देगा, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट साहब या साहिबा उसको साइन कर देंगे या देंगी। जैसे ही साइन हुआ तो ये फाइनेंस बिल क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनेंस एक्ट। और इस फाइनेंस एक्ट का सोल पर्पस क्या था? कि भैया जाके इनकम टैक्स एक्ट को हमको चेंज करना। क्लियर? यहाँ तक तो समझ लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टैक्स समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए इसको सरपास मत कीजिएगा। बोला कि जो फाइनेंस बिल है या फाइनेंस एक्ट है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। उसके शेड्यूल 1 में फाइनेंस बिल पूरा लिखा हुआ है, बिल के नीचे एक शेड्यूल होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। उसके शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट रहता है। रेट क्या चीज़ का? मकान का, टैक्स का। फाइनेंस बिल कहिए या फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट रहता है। क्या भाई? तो रेट ऑफ टैक्स। देखिए हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ रहे थे उसका 2 पार्ट था। पहला पार्ट कि भाई एनुअल फाइनेंस एक्ट करता क्या है, कैसे आता है, उसका आने का काम क्या है। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट जब आता है तो वो किस नाम से आता है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल पर जब हम डिस्कस करके पास करके उसको एक्ट में बनाते हैं, फाइनेंस एक्ट, तो ये जाके हमारे इनकम टैक्स एक्ट को चेंज करता है। अब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में बहुत सा चीज़ रहता होगा, लेकिन हमको अपना ध्यान अभी किस पे देना है? उसके शेड्यूल 1 पे। किसी भी फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल में उसका जो शेड्यूल 1 होता है उसके 4 पार्ट में रेट दिया रहता है। बोला ये रेट्स क्या है ये समझना जरूरी है टैक्स के स्टूडेंट के रूप में। एग्ज़ाम में ना आज तक पूछा है ना पूछेगा, लेकिन अगर आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम में जो पूछेगा उसके लिए मत पढ़िए। पढ़िए इस तरह से कि आपको टैक्स पढ़ना है। एग्ज़ाम पास करना तो एक मोमेंट्री चीज़ है, वो तो हो ही जाएगा, पढ़िएगा ढंग से। तो फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट रहता है, ठीक है। चलते हैं, मान लेते हैं फाइनेंस एक्ट 2023 का ही बात लेके चलते हैं। ये फाइनेंस एक्ट 2023 कौन से बजट में आया होगा? यूनियन बजट 2023, फाइनेंस एक्ट 2023 यूनियन बजट 2023 में आया, फरवरी महीना में आया, ठीक है। फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट, इन दोनों में कोई अंतर है? बोला हाँ, बिल पर डिस्कशन हो करके जब सिग्नेचर हो जाता है प्रेसिडेंट का तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है। ये फाइनेंस बिल किसके साथ आता है? यूनियन बजट के साथ। ये फाइनेंस बिल किस नाम से जाना जाता है? बोला फाइनेंस बिल तो रहता है आगे में साल बदलते रहता है, जिस साल के बजट के साथ आया उस साल जाना जाता है। किसी भी फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट दिया रहेगा। हमको समझना है कि ये 4 पार्ट में जो रेट है वो कौन सा रेट है, काहे का है। चलिए पार्ट 1, किसी भी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी, हम अब बार बार फाइनेंस एक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। किसी भी फाइनेंस एक्ट का जो पार्ट 1 वाला रेट है वो करेंट असेसमेंट ईयर का टैक्स का रेट देता है। चल लिखते हैं फिर समझेंगे। फाइनेंस एक्ट 2023 करेंट असेसमेंट ईयर 2023-24 का टैक्स रेट।
भाई जो हिंदी नहीं जानते होंगे वो का तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। फाइनेंस एक्ट 2023 करेंट असेसमेंट ईयर 2023-24 का टैक्स का रेट देगा। ये फाइनेंस एक्ट कब आया होगा? फरवरी 2023 में। जरा समझिए, 1/4/2022, 31/3/2023, ये है फरवरी में फाइनेंस एक्ट 2023 आया। ध्यान से समझिए, आराम से स्लो इसलिए चल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। नहीं तो बजट आएगा, आपसे कोई पूछेगा कि अरे इसमें कौन वाला रेट एप्लीकेबल है, तो उल्टा पुल्टा बोल दीजिएगा। हम क्या करें, किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 में जो रेट है वो करंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है। करंट असेसमेंट ईयर यानी 23-24। अब ये कब आया है? फरवरी 2023 में, ठीक है भाई। असेसमेंट ईयर 2023-24 में किस इनकम पे टैक्स लगेगा? ये जो असेसमेंट ईयर है 2023-24, इसमें किस ईयर का टैक्स लगेगा? बोला सर असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर का टैक्स देते हैं, यानी 2022-23। फरवरी 2023 को हमको पता चल गया कि अगले साल 23-24 में जो हमको टैक्स देना है उसका क्या रेट होगा। कहाँ से पता चलेगा? पार्ट 1 से। हम फरवरी में हैं, इस साल जो हम पूरा कमाएंगे 22-23, इस पर हमको टैक्स कब देना है? 23-24 में। हमको 23-24 में जब टैक्स जमा करने जाना होगा उसके पहले पता चल जाएगा क्या, चलो ठीक है भाई 22-23 में हम इतना कमाए हैं, ये रेट हमको पार्ट 1 से पता चल गया, टैक्स जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है, ठीक है, कोई दिक्कत। पार्ट 1 के बारे में क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि फाइनेंस एक्ट 2025, थोड़ा आगे चलो, फाइनेंस एक्ट 2025, ठीक है, ये फरवरी 2025 में आएगा। इसका पार्ट 1 किसका रेट देगा? बोला सर किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर 2025-26 का रेट देगा। किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है। 25-26 में हम जो टैक्स लगाएंगे वो 25-26 के इनकम पे। बोला नहीं सर ये तो असेसमेंट ईयर है, ये तो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर कहाँ टैक्स लगता है? असेसमेंट ईयर में, ठीक है। अब अगर इसको 2025 को 2029 कर दें तो क्या बोलोगे? किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर, अच्छा 2029 है, 2029-30 असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट देगा। 29-30 में जो हम टैक्स देंगे वो कब कमाए होंगे? 30-31 में, 29-30 में, किसके पहले साल? बोला सर इसके पहले साल 28-29। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पार्ट 1 करेंट असेसमेंट का रेट देगा, कुछ सोचना ही नहीं है। किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है, रेट दे दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट देता है, रेट आ गया, इसको भी रहने देते हैं। अब चलते हैं सेकंड लाइन। किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 2, किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 2, इसके पहले जरा इधर सेक्शन 14 देखते हैं। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग रिवाइज कर लिए, व्हाट इज टैक्स, ये हम लोग रिवाइज कर लिए, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। साथ ही साथ हम लोग ये नया पढ़ भी लिया, एनुअल फाइनेंस एक्ट अभी पढ़ रहे हैं,
अब चलते हैं हम लोग रिवाइज करने सेक्शन 14। देखिए, पढ़िए मज़े से, ऐसा पढ़िए कि एकदम समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट को ऐसा पकड़ना है एज इफ किसी आपने मुर्गा को या मुर्गी को उसके गर्दन से पकड़ लिया। बेचारा कमज़ोर प्राणी होता है, जब उसको आप गर्दन से पकड़ लीजिए कुछ नहीं कर सकता है, तो आप कॉन्सेप्ट को ऐसे ही पकड़ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट को आप मुर्गा के गर्दन पे ऐसा पकड़ लिए, अब वो कितना भी इधर उधर से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको ख़त्म कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पकड़ आपका ऐसे ही होना चाहिए, मजबूत। सेक्शन 14 बताइए, सेक्शन 14 का नाम बताइए क्या है सर? इसका नाम है हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलता है? बोला किसी भी पर्सन, बोला किसी भी पर्सन। सर पर्सन कौन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन? बोला सर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये 5 पांडव एक साथ, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। फर्म एंड साथ में क्या है? LLP। फिर क्या है? बोला कंपनी, और क्या है? लोकल अथॉरिटी। देखिए रिवाइज हो गया हम लोग का क्या? पर्सन। ठीक है, सेक्शन 14 क्या कहता है? बोला किसी भी पर्सन को अगर इनकम हो रहा है तो वो इनकम 5 सोर्स से होगा। कहाँ कहाँ से बताइए? सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स। सेक्शन 14 क्या कहता है? किसी भी आदमी को पर्सन को, और पर्सन में कौन कौन है वो ऑलमोस्ट पढ़ लिए। किसी भी पर्सन को अगर इनकम हो रहा है तो वो इनकम जो है 5 हेड से होगा। सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सेक्शन बताइए, सैलरीज का क्या था? 14 यहाँ, तो यहाँ क्या है? 15 से 17, साथ में बोलिए याद हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी क्या है बताइए? 15 में 7 जोड़े 22, 22 से 27। PGBP 28 से 44। कैपिटल गेन्स 45 से 55। अदर सोर्स 56 से 59। सेक्शन 14 इतना ना बोलता है कि भैया किसी भी पर्सन को अगर इनकम हो रहा है तो इन 5 सोर्स से होगा। 15 से 17 सैलरीज, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 PGBP, 45 से 55 कैपिटल गेन्स, 56 से 59 अदर सोर्स। इसके बाद क्या बोलता है? बोलता है इस सबको जोड़ दीजिए, एग्रीगेट कर दीजिए, सम अप कर दीजिए। इसमें प्रोविजंस अप्लाई कीजिए। किसका? 2 है, क्लबिंग और सेट ऑफ। किसका प्रोविजन अप्लाई कीजिए? क्लबिंग और सेट ऑफ। सेक्शन बताइए 56 से 59, तो ये क्या है? 60 से 65 और ये 70 से 80। तो जो टोटल अमाउंट आएगा उसको कहते हैं GTI अंडर 80B, अंडर सेक्शन 80B। देखिए इतना में क्या क्या रिवाइज हो गया? सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम, फिर पर्सन, फिर 5 हेड के इनकम को जोड़ दिए, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन को अप्लाई किए, तो कहाँ पहुँच गए? GTI भी रिवाइज हो गया। इसको भी टिक मार लें हम लोग रिवीजन में। हम लोगों ने इसको भी रिवाइज कर लिया। GTI में से क्या घटाएंगे? डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन कितना? बोला सेक्शन के पहले क्या बोलना है? चैप्टर 6 से 80C से 80U कहाँ पहुँच जाएंगे? टोटल इनकम। टोटल इनकम रिवाइज हो गया। टोटल इनकम पर टैक्स निकलता है, सीधे निकाल दीजिएगा कि राउंड ऑफ कीजिएगा? राउंड ऑफ करेंगे। अंडर सेक्शन कितना? 288A। क्या नियम है? पैसा पार्ट को इग्नोर कर दीजिए। फिर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, ये लॉ है। प्रैक्टिकली उसको क्या करते हैं? लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे देखते हैं कि 5 या उससे अधिक है तो 5 या उससे अधिक वाला नंबर होता है 0, और 10 प्लेस पे जो है वो 1 से बढ़ जाता है। और अगर यूनिट प्लेस पर 5 से कम है तो बस यूनिट प्लेस को 0 कर दो।
ये भी रिवाइज हो गया। चलिए पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? अरे सर आप बहुत इधर उधर भागते हैं, इधर उधर भागिएगा ना लाइफ में नहीं, सब्जेक्ट में। आप देखिएगा कि सब्जेक्ट धीरे धीरे ना समटा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है ना कि पूरा सब्जेक्ट लगता है कि ऐसे हो गया, आंख बंद करके पूरा सब्जेक्ट बोल जाओगे, पूरा टैक्स रिवाइज करने में आधा घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि रिवीजन का मतलब लिखना नहीं होता है, रिवीजन का मतलब माइंड बोल रहा है। पूरा चैप्टर जो है ना आदमी बोल जाता है टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा क्या है, सबसे पहला है टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स बोल दिया। टाइप्स ऑफ टैक्स बोल दिया। उसके बाद 3 कॉन्सेप्ट, ईयर बोल दिया। तो रिवीजन माइंड करता है, हैंड नहीं। आप लोग सोचते हैं कि बार बार लिखेंगे तो रिवाइज हो रहा है। ठीक है, लिखिए, बहुत बड़ा अच्छा बात है, ज़्यादा मेहनत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कंसाइज करके लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इतना साल के एक्सपीरियंस में यही पाए हैं कि हम वैसा कर देंगे आपके लिए। ठीक है ना, हैव फेथ इन मी, बस साथ साथ चलिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सर फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट। बोले ये एनुअल फाइनेंस एक्ट का पर्पस क्या है? बोले ये एनुअल फाइनेंस एक्ट का पर्पस है सिर्फ एक इनकम टैक्स एक्ट को जाके अमेंड करना। तो जो एनुअल फाइनेंस एक्ट है वो फाइनेंस एक्ट के ही रूप में आता है? बोले नहीं, वो किसके रूप में आता है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जब पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, सिग्नेचर हो जाता है, तो ये फाइनेंस बिल क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट जाके फिर क्या करता है? प्लस माइनस करता है इनकम टैक्स। क्लियर? ये फाइनेंस बिल किसके साथ आता है? यूनियन बजट के साथ। ठीक, बहुत सा चीज़ इसमें रहता है। हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है क्या कि किसी भी फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट का शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट दिया रहता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या? किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है। अगर ये 2023 में आया है तो 23-24 का रेट देगा। अगर ये 2024 में आया है तो 24-25 का रेट देगा। अगर ये 2025 में आया है तो 25-26 का रेट देगा। और हम जानते हैं कि असेसमेंट ईयर में हम टैक्स असेसमेंट ईयर के लिए देते हैं कि प्रीवियस ईयर के लिए देते हैं? प्रीवियस ईयर के लिए। तो एग्जाम्पल बता दिए कि भाई फरवरी महीना में हमको पता चल गया कि अगला साल हमको जो आने वाला है 23-24, उसमें कितना टैक्स देना है, जोड़ जोड़ के जमा कर देंगे। क्लियर? अब चलिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पढ़ने के पहले हम ये समझाए कि देखो भैया, सेक्शन 14 पर्सन, जीटीआई और टोटल इनकम। अब ज़रा इनको मिटाते हैं। रिवीजन हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है साल 2022-23। ठीक है, 22-23 के प्रीवियस ईयर के इनकम पर हमको टैक्स देना है 2023-24 असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में कमाए गए इनकम पर हम कब टैक्स देते हैं? असेसमेंट ईयर में। ये एक जेनेरिक रूल है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि भाई इनकम टैक्स में किस साल के इनकम पर किस साल टैक्स देते हो, तो उसको पहला लाइन तुम क्या बोलोगे कि देखिए प्रीवियस ईयर में जो हम इनकम कमाते हैं ना, उसमें हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। ये टैक्स का नियम है। अब एक और नियम बता रहे हैं। बोले कहीं कहीं पर टैक्स में कॉन्सेप्ट आता है टीडीएस का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बोले सर ये क्या है? बोले ये हम लोग पढ़ेंगे 11वां चैप्टर में। ठीक है ना, टीडीएस को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 11 चैप्टर में। अभी जो बता रहे हैं उसको ज़रा सुनिए खाली। ठीक है ना, तुमसे कोई पूछेगा कि नॉर्मली जब सुबह उठते हो तो क्या दिखता है? ठीक है ना, तो तुम क्या कहोगे? भाई सूरज दिखता है। नॉर्मल 365 दिन में सुबह उठोगे तो क्या दिखेगा? सूरज। लेकिन बरसात के मौसम में हो सकता है कि सुबह उठे तो सूरज नहीं दिख रहा है, बादल छाया हुआ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई सुबह उठते हो तो क्या दिखता है? बोला सूरज। इनकम टैक्स का नियम क्या है?
प्रीवियस ईयर में कमाए गए इनकम पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। ये नियम 365 दिन लगता है। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के इनकम पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। जैसे डेली सुबह उठेंगे तो हमको क्या दिखेंगे? सूर्यदेव। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादल छाया रहता है तो सूर्यदेव नहीं दिखते हैं, सुबह में अंधेरा टाइप का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरल रूल क्या है। बोले जनरल रूल तो यही है कि सुबह उठिएगा तो आपको क्या दिखेगा? सूरज दिखेंगे। अब आता है टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स कहता है कि कुछ इनकम ऐसा है कि जिस समय आप कमा रहे हैं ना, हम उसी समय उसमें से कुछ निकाल के रख लेंगे। जैसे 2022-23 में मेरा विनिंग हुआ फ्रॉम लॉटरी। 2022-23 में हम लॉटरी कमाए 1 लाख रुपया। ठीक है। लॉटरी जो है वो आपका सैलरी नहीं है, वो आपके मकान का रेंट नहीं है। लॉटरी का आप काम भी करते हैं इन द सेंस कि आप डेली लॉटरी खरीद बिक्री कर रहे हैं, तब भी वो आपका बिजनेस नहीं हो सकता। कैपिटल गेन नहीं है। लॉटरी जो है वो अदर सोर्स में है। ठीक है ना। लॉटरी से अगर कोई कमाता है तो यहाँ अदर सोर्स में जाता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 22-23 में हम लॉटरी कमाए 1 लाख। लॉटरी का कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसको राम को ये 1 लाख देना है। ठीक है। इनकम टैक्स कहता है कि देखो यार, नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं कि 22-23 में कमाए हो तो टैक्स देने कब आना? 23-24 में। तो जो राम कमाया 1 लाख रुपया, उसको चाहे कि उफ 1 लाख खर्च कर सकते हैं। टैक्स बोला कि देखो बच्चू, तुम जब लॉटरी कमाओगे ना, जिस समय तुम लॉटरी कमाओगे उसी समय तुमसे हम कुछ पैसा वसूल लेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट एक्स लिमिटेड को कहा कि देख भाई, लॉटरी का जिस समय तुम पैसा दोगे एट द रेट ऑफ 30% काट लेना टीडीएस। गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड को क्या कहा कि जिस समय तुम लॉटरी का पेमेंट कर रहे होगे उस समय तुम 30% काट लेना। ये बेचारा राम ये लॉटरी कब जीता है? 22-23 में। नॉर्मल नियम क्या है? सुबह उठते हैं, सूर्यदेव दिखते हैं। राम क्या सोचेगा? 22-23 में कमाए हैं, 23-24 में टैक्स देना है। इनकम टैक्स एक एडिशनल रूल लगा दिया। जैसे जब बादल छाया हुआ है तो सूर्यदेव नहीं दिख रहे हैं, एडिशनल रूल है। लेकिन मेन रूल क्या था? 22-23 में कमाओगे, कब दोगे? 23-24 में। 22-23 में राम ने लॉटरी कमाया। इनकम टैक्स एक्ट कहा कि जिस समय कमाया पे करने वाला व्यक्ति उसी समय 30% डिडक्ट कर लो। यानी 22-23 में अगर हम लॉटरी कमाए हैं तो जो हमको लॉटरी का पेमेंट कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि भाई कितना रुपया डिडक्ट करना है, उसको एक टैक्स का रेट पता होना चाहिए। ठीक। तो टीडीएस क्या है? जिस समय आप कमाते हैं उसी समय कुछ आपसे डिडक्ट कर लेता है। वर्ड पे ध्यान देना। टीडीएस क्या है? जिस समय आप कमाते हैं आपके कमाई में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। आप जो कमाते हैं उसमें इसी साल टैक्स देना है? नहीं, टैक्स तो अगले साल देना है। हम कुछ अमाउंट आपसे ले लिए। कैसे लिए? आपके पास गया तब हम आपसे लिए कि जो आपको पे कर रहा था वही डिडक्ट कर लिया? बोला जो पे कर रहा था वही डिडक्ट कर लिया। इस प्रोसीजर को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, लॉटरी हटाते हैं। एक्स लिमिटेड और राम, फिर से 22-23 में राम जो भी कमाएंगे उस पर टैक्स कब लगेगा? 23-24 में। ये जनरल रूल है। राम डिवेंचर होल्डर हैं एक्स लिमिटेड के। राम क्या है? डिवेंचर होल्डर हैं एक्स लिमिटेड के। बहुत बढ़िया बात है भाई। एक्स लिमिटेड राम को इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा। ठीक है।
एक्स लिमिटेड राम को इंटरेस्ट देगा। गवर्नमेंट कहता है कि देखो भाई एक्स लिमिटेड, तुम कंपनी हो ना, हाँ, कंपनी जब अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगा तो ये इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर के लिए इनकम है। इस इनकम पर उसको टैक्स कब देना है? अगला साल। ये कार्डिनल रूल है। सवेरे उठते हैं तो सूर्यदेव दिखते हैं, लेकिन बादल छाया, क्या? टीडीएस। बोला कि जब तुम अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दोगे ना, तो इस इंटरेस्ट में से टीडीएस डिडक्ट कर लेना, काट के रख लेना। अब एक्स लिमिटेड राम को 22-23 में इंटरेस्ट दे रहा है, जिस समय इंटरेस्ट देगा उसी में से डिडक्ट कर लेगा। ये जो डिडक्ट करेगा इसका नाम क्या होगा? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो टीडीएस समझ रहे हो क्या है? कि आपके इनकम पर टैक्स अगले साल पे करना है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा इनकम है कि वो जिस समय जन्म लेता है, जिस समय वो क्या लेता है? जन्म, उसी समय उसमें से कुछ पैसा हम लोग क्या कर लेते हैं? डिडक्ट, टीडीएस। तो ये डिडक्ट जो हम करते हैं ये अपने मनमाने तरीका से करते होंगे कि कोई रेट हमको देता होगा। बोला देता होगा। कहाँ देता है? पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े? किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है। किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर का क्या देता है? रेट। टीडीएस का रेट हमको कहाँ मिलता है? पार्ट 2 में। टीडीएस का रेट हमको कहाँ मिलता है? पार्ट 2 में। अब जरा ध्यान दीजिएगा। पांच हेड है ना, इन 5 हेड में जो हमारा 4 हेड्स है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इसका टीडीएस का रेट हमको पार्ट 2 में मिलता है। 4 हेड्स के टीडीएस का रेट हमको कहाँ मिलता है? पार्ट 2 में, ठीक है। टीडीएस क्या है समझ लिए? जिस समय इनकम जनरेट हुआ, पे करने वाला व्यक्ति उसी समय आप में से कुछ काट लिया। अब पे करने वाला व्यक्ति हमारे पैसा में से कुछ काट लिया, तो पे करने वाले व्यक्ति को एक रेट पता होना चाहिए कि मनमर्जी है? बोला रेट पता होना चाहिए। कहाँ से पता चलता है टीडीएस का रेट? बोला हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इन चारों के लिए टीडीएस का रेट हमको कहाँ मिलता है? पार्ट 2 में। कहाँ मिलता है? पार्ट 2 में। चलिए आइए देखिए पार्ट 2। फाइनेंस एक्ट 2023 लेके ही चलते हैं। किसी भी फाइनेंस एक्ट का, थोड़ा तार हिल गया था, किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 2 जो है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर करेंट क्या हो जाएगा? 2023-24 का टीडीएस रेट फॉर हेड्स। क्या बोल रहा है? किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 2 टीडीएस का रेट देगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं था। 5 हेड का रेट देगा? बोला नहीं। 3 हेड का नहीं, 4 हेड का। किसका किसका? बोला किसका किसका छोड़ो ना, सैलरी को हटाओ। यानी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इनके ऊपर अगर हमको टीडीएस का रेट चाहिए तो हमको कौन सा देखना पड़ेगा? पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमको टीडीएस का रेट मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट है कि किस साल के लिए टीडीएस का रेट देगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/4/2022
31/3/2023, यहाँ है फरवरी 2023, ठीक है। फरवरी 2023 में फाइनेंस बिल 2023 आया। फाइनेंस बिल 2023 के शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट होगा। फाइनेंस एक्ट 2023 जब कन्वर्ट हुआ तो उसका पार्ट 2 करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या 23-24। सर ये 23-24 का रेट दे रहा है, 23-24 का क्या चीज़ का रेट दे रहा है, टीडीएस का रेट दे रहा है। अब देखिए फरवरी 2023 है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा 1/4/2023 और जाएगा कहाँ तक 31/3/2024। अब ध्यान से समझिएगा, इस पीरियड में एक्स लिमिटेड राम को इंटरेस्ट पे कर रहा है डिवेंचर होल्डर के रूप में, जो भी समझाए थे। तो एक्स लिमिटेड को पे करने के पहले ही ना पता होना चाहिए कि भाई क्या टीडीएस का रेट है। अगर हम यहाँ पे खड़ा होके कहे कि देखो पिछला साल जो बीता है ना उसमें टीडीएस का रेट ये होना चाहिए था, तो अरे यार यहाँ से तो हम पेमेंट कर चुके हैं, पहले क्यों नहीं बताया। हमको उस आदमी को खबर करना है जो पेमेंट कर रहा है कि तुम इतना डिडक्ट करो। तो ये पेमेंट के बाद पता चलना चाहिए कि पेमेंट के पहले। ऑफ कोर्स पेमेंट के पहले। एक्स लिमिटेड राम को इंटरेस्ट दे रहा है, उस समय राम को एक्स लिमिटेड को मालूम ही नहीं है कि कितना डिडक्ट करना है, तो फिर कैसे होगा। एक्स लिमिटेड को ये चीज़ प्रायर इन्फॉर्मेशन ना होना चाहिए, पहले से ना पता होना चाहिए। इसीलिए पार्ट 2 जो है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस का रेट देता है। अब ध्यान देना, राम जो इंटरेस्ट कमाया है 23-24 में, इस पर टैक्स राम कब देंगे 24-25 में। यहाँ जो राम से कट रहा है वो उनके इनकम के ऊपर टैक्स कि उनके इनकम के ऊपर टीडीएस। बोला इनकम के ऊपर टीडीएस। 23-24 में राम को कुछ करना है, बोला कुछ नहीं करना है। ध्यान किसको देना है, एक्स लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट ने कहा कि भैया तुम जब इंटरेस्ट दोगे ना तो 10% डिडक्ट करना। एक्स लिमिटेड ये करने से भूल गए। एक्स लिमिटेड के ऊपर एक और फाइल खुल जाएगा, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। पढ़े थे लास्ट क्लास में कि जब आप इनकम टैक्स के किसी नियम का पालन नहीं करते तो आप बन जाते हैं एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। आपका फाइन खुलता है इस बार कि अब आपसे कितना पैसा पाना है, टैक्स नहीं। जिससे टैक्स पाना है वो भी एसएससी और जिससे पैसा पाना है वो भी एसएससी। तो अब देखो, हम फरवरी 2023 में बैठ के अगर रेट दें कि भाई जो पीछे बीता गया साल है ना उसमें टीडीएस का ये रेट था, तो सब बोलेगा पागल आदमी, हमको तो जिसको पैसा देना था वो पैसा लेके भाग गया, अब हम कहाँ से डिडक्ट करें। आगे के ना साल का बताओगे। हम जब फरवरी 2023 में बैठे हुए हैं तो अब आने वाला साल है कौन, 23-24। फरवरी 2023 में बैठे हुए हैं तो क्या हम पिछला मार्च 2022 में जा सकते हैं, नहीं। टाइम तो आगे बढ़ गया, हम हैं कहाँ, फरवरी में। तो किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 2 करेंट फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस का रेट देता है 5 हेड के लिए कि 4 हेड के लिए, बोला 4 हेड के लिए। अब देखो कितना टेक्निकल चीज़ है। फरवरी 2023 में हमको पता चल गया कि 23-24 में हम किसी को इंटरेस्ट देंगे तो हमको कितना डिडक्ट करना है। अब 23-24 में हम कभी भी पेमेंट करेंगे उतना डिडक्ट कर लेंगे, नहीं डिडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। बोले सर आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बन जाइएगा। बोला अरे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट ही क्या होता है। बोला एसएससी इन डिफ़ॉल्ट होता है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स ने कुछ जवाबदेही कहा था और आप वो मानने से क्या कर लिए, मना। बोले हमको तो पता ही नहीं था। बोले कैसे पता नहीं था। बोला हमको रेट नहीं पता था। बोला फरवरी 2023 में बजट आया था ना, हाँ। उसमें फाइनेंस बिल था ना, हाँ। फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हुआ था ना, हाँ। उस फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट दिया हुआ था ना। बोला हाँ। उसके पार्ट 2 में क्या रेट दिया हुआ था, करेंट फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस का रेट किसके लिए। बोला यही 4 के लिए ना। बोला हाँ यार गड़बड़ हो गया, माफ़ी मांग लेंगे। बोला माफ़ी नहीं, पेनल्टी भरिए, ठीक है, अगला साल से ध्यान रहे इसके लिए पेनल्टी भरिए।
तो अगर हम सेंटेंस में कहें तो क्या होगा, किसी भी फाइनेंस बिल या एक्ट का पार्ट 1 करंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है। फाइनेंस एक्ट 2023 करंट असेसमेंट ईयर 2023-24 का टैक्स रेट देता है। फरवरी में बैठे हुए हैं, अगला साल जो हमको टैक्स देना है उसका आप हमको जानकारी यहाँ पे दे दिए, हम अपने साल भर के इनकम को जोड़ेंगे, उस पर अगला साल टैक्स दे देंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगला पॉइंट, फाइनेंस एक्ट 2023 करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 23-24 का टीडीएस का रेट देता है। मान लीजिए फाइनेंस एक्ट 2026 है, फाइनेंस एक्ट 2026, ठीक, फाइनेंस एक्ट 2026 फरवरी 2026 को आया होगा। अब फरवरी 2026 को जब यह टीडीएस का रेट देगा तो पीछे बीते गए साल के लिए, वो तो बीत चुका है, अब कहाँ से काटोगे, काटना तो आगे ना है। तो फरवरी 2026 में जो तुमको टीडीएस का रेट पता चल रहा है वो 26-27 में जो तुम भुगतान करोगे उसके लिए। टीडीएस का लायबिलिटी जो है ना हमेशा पे करने वाले व्यक्ति पे आता है, क्योंकि डिडक्ट तो उसी को ना करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत? फाइनेंस मान लीजिए बिल है 2029, उसका पार्ट 2 किसका रेट देगा, 2029 यानी फरवरी 2029 को आया, फरवरी 2029 को आया, पीछे का रेट देगा टीडीएस का नहीं, आगे का रेट देगा। तो आगे कौन सा साल होगा, हम फरवरी 2029 में बैठे हुए हैं, तो आगे कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 30-31? बोलो नहीं, वो तो एक साल बाद है। हम फरवरी 2029 में बैठे हुए हैं, तो अगला फाइनेंशियल ईयर हमको कौन सा मिलने वाला है, 29-30। तो किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 2 करेंट फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस का रेट देता है 5 हेड का, बोला नहीं 4 हेड का। तो बोला सर इसको क्यों छोड़ दिए, सैलरीज पर टीडीएस नहीं कटता है? बोला कटता है, पार्ट 3 में पढ़ेंगे, पहले पार्ट 2 तो समझ लें। क्लियर है, समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िएगा ना, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा। ऐसा नहीं कि तुक्का मारेंगे, ठीक है, आज कुछ बोले कल कुछ बोले, कभी ना कभी तो सही होगा। एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट को थोड़ी ही दिक्कत है, देते रहिए एग्ज़ाम, बढ़ते रहिए, पैसा ख़त्म हो जाए रजिस्ट्रेशन तो फिर से वैलिडेशन करा लीजिए। आइए ज़रा पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया जाए पहले, यहाँ से पढ़ें। द फाइनेंस बिल मेंशंस द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस विच आर गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल अटैच टू सच फाइनेंस बिल। कहाँ दिया रहता है भैया, फर्स्ट शेड्यूल में, शेड्यूल 1। द फर्स्ट शेड्यूल गिव्स द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स इन 4 पार्ट। क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी फाइनेंस बिल के शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट दिया रहेगा। ये 4 पार्ट के रेट में पहला पार्ट क्या बोलेगा, पहला पार्ट करंट, पहला पार्ट क्या बोलेगा, करंट असेसमेंट ईयर, बोला करंट असेसमेंट ईयर का रेट देगा। चलिए देखिए पार्ट 1, इट गिव्स द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर वेरियस एसएससी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, दैट इज द फाइनेंस बिल। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बिल रहे या एक्ट, बिल और एक्ट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज द फाइनेंस बिल 2023 हैज़ गिवन द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। फरवरी 2023 में हमको करंट असेसमेंट ईयर यानी 23-24 का रेट पता है, पता चल गया, ठीक है भाई। अगले साल जो आप हमसे टैक्स वसूलिएगा, हम अपना 1/4/2022 से 31/3/2000 के इनकम को जोड़ेंगे, उस पर जो टैक्स वैक्स बनता है और जो हम टीडीएस दे चुके हैं पिछला साल उसको माइनस करके आगे जाके जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेकेंड आइए, इट गिव्स द रेट्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम द इनकम अर्नड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज द फाइनेंस बिल 2023 has given rates at which tax is to be deducted at source in the financial year 2023-24 from, लिख लीजिए,
4 heads except salaries फ्रॉम 4 heads except salaries। देखिए ना कैसा लिखा हुआ चीज़ जो है कैसा भारी लगता है। इट गिव्स द रेट्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स TDS फ्रॉम द इनकम अर्नड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज द फाइनेंस बिल 2023 हैज़ गिवन रेट्स एट विच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। वैसे उतना भी भारी नहीं लग रहा है, मतलब आप समझ लिए हैं। पहला बार पढ़ते ना इसको तब समझ में आता। किसी भी फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट का पार्ट 2 करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का TDS का रेट देता है। करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023 का करेंट असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 23-24, करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा 23-24। ठीक है, ये जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर है इसमें कमाए गए इनकम पर अगला साल टैक्स देना है, और 23-24 असेसमेंट ईयर में पीछे कमाए गए इनकम पर टैक्स देना है। 22-23 में जो हम कमाए इस पर क्या टैक्स लगेगा ये हमको पार्ट 1 से पता चलेगा। 23-24 में जो हमको इनकम रिसीव हो रहा है उस पर अगर TDS कटना है इन चारों हेड से तो हमको पार्ट 2 से पता चलेगा। बोला सैलरी का क्या होगा सर, तो पार्ट 3 आइए अगला। किसी भी फाइनेंस बिल या एक्ट का पार्ट 3 जो है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 का सैलरी का TDS रेट देता है। अब ज़्यादा ध्यान दो, किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 3 जो है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंस बिल 2023 करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का सैलरी का TDS का रेट देगा। ठीक है, जो चले 1/4/2022 31/3/2023 यहाँ पर है फरवरी 2023। ठीक है, जब ध्यान देना 1/4/2022 से 31/3/2023 ये साल है। बोला इस साल फरवरी में आया बजट 2023 में, कह रहे हैं कि इसमें जो बजट आया वो करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का सैलरी का TDS का रेट देगा, यानी 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 में जो हम सैलरी कमाएंगे, सैलरी पर TDS। ठीक है, कहता है क्या कि देखो यार इन चारों पर जो TDS का रेट है ना वो परसेंटेज में होता है कि भैया इतना % काट लो। ठीक है, इन चारों में जो TDS का रेट होता है ना वो परसेंटेज में होता है। लॉटरी है 30%, फलाना इनकम है 10%, दूसरा इनकम है 20%, यानी इन चारों हेड्स में जब TDS कटता है तो एक फ्लैट रेट रहता है इतना %। ठीक है ना, लेकिन सैलरी में TDS कटने का कोई फ्लैट परसेंटेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि अरे सैलरी पर 20% काट लो। ठीक है ना, तो बोला क्या है फिर, कहता है
कि सैलरी पर टीडीएस कटने का या एडवांस टैक्स देने का तरीका है कि भैया तुम्हारा 23-24 में जो इनकम होगा सैलरी का उस पर टैक्स निकाल लो। वर्ड्स पे ध्यान देना। बाकी 4 हेड में कौन कौन 4 हेड बोला? हाउस बटी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इसमें जो टीडीएस का रेट है वो फ्लैट परसेंटेज है। क्या परसेंटेज है भाई? मान लीजिए विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 30% है, फ्लैट परसेंट है। अब कोई आदमी 1 लाख कमाया, कोई आदमी 5 करोड़ कमाया, कोई आदमी 1 लाख कमाया, कोई आदमी 5 करोड़ कमाया, दोनों से कितना डिडक्ट हो जाएगा? 30% फ्लैट रेट। लेकिन सैलरी का टीडीएस का फ्लैट रेट नहीं है। सैलरी का नियम यह है कि देखो भाई, जो 1 लाख कमा रहा है और जो 5 करोड़, मान लीजिए कि एक आदमी है जो 23-24 में सैलरी कमा रहा है 1 लाख और जो कोई दूसरा है वो कमा रहा है 5 करोड़, तो बोला दोनों से टीडीएस जो कटेगा वो परसेंटेज बेसिस पे नहीं कटेगा। तो कैसे कटेगा भाई? क्या है? बोला कि दोनों का 23-24 में जो सैलरी पर टैक्स लगना है वो निकाल लो। अब 23-24 में जो हम कमाएंगे इस पर टैक्स का रेट तो हमको अगला साल ना पता चलेगा, 24 में ना। क्यों? ध्यान देना, यहीं पर ट्रिक है। 22-23 में जो हम कमाए, अगर 22-23 में हम सैलरी कमा रहे हैं तो 22-23 में जो हम सैलरी कमाएंगे वो 23-24 में सैलरी पर टैक्स लगेगा। 23-24 में कितना टैक्स लगेगा ये हमको 23 के फरवरी में पता चलेगा। हाँ, 22-23 में जो हम कमाएंगे सैलरी, इस पर 23-24 में हमको कितना टैक्स देना है ये हमको कहाँ पता चलेगा? फरवरी 2023 को। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? 22-23 में यहाँ पर बजट आया। बजट का पार्ट 3 23-24 में जो हम सैलरी कमा रहे हैं उस पर टीडीएस का रेट देता है। क्या फिक्स परसेंटेज रहता है कि जो भी सैलरी कमा रहा है उसका 20% काट लो? बोला नहीं। क्या कहता है? वो कहता है कि देखो भाई, 23-24 में जो तुम्हारा सैलरी होगा उस पर टैक्स निकाल लो। टैक्स कैसे निकाल लो? फ्लैट रेट से, स्लैब रेट से, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देना जरा, हमको फरवरी 2023 का पार्ट 3 23-24 में कमाए जाने वाले इनकम पर टैक्स का रेट दे देगा। ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि सैलरी पर टीडीएस का रेट फ्लैट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी सैलरी कमा रहा है उसका 30% डिडक्ट कर लो। ऐसा रहता था तो कोई दिक्कत ही नहीं था, जैसा कि इन 4 में है। सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करने का जो तरीका है वो ये है, एक आदमी यहाँ से यहाँ 1 लाख तो बहुत कम हो जाएगा, उस पर तो टैक्स ही नहीं लगेगा, 10 लाख कर लेते हैं। 23-24 में हमको हर एक महीना सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करना। हम एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है, राम और श्याम 2 आदमी हैं। राम को साल भर में सैलरी मिलने वाला है 10 लाख और श्याम जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको 5 करोड़ मिलने वाला। ठीक है ना? एक्स लिमिटेड 23-24 में राम को 10 लाख देने वाला है और श्याम को 5 करोड़ देने वाला है। अगर सैलरी पर टीडीएस का रेट फ्लैट होता है कि भाई 20% डिडक्ट कर लो, तो 10 लाख का 20% डिडक्ट कर लेते, 5 करोड़ का 20% डिडक्ट कर लेते। लेकिन सैलरी पर टीडीएस का रेट फ्लैट रेट है, बोले ना। इनकम टैक्स कहता है कि देखो सैलरी पर टीडीएस कैसे काटोगे भाई,
सैलरी पर जो टैक्स लगेगा वो अमाउंट निकाल लो। तो सैलरी पर टैक्स लगेगा, ये तो हमको ये साल बीतेगा जब फरवरी 2024 आएगा तब ना पता चलेगा। बोला हाँ, यहीं पर बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट 2023 का पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। बजट 2023 का पार्ट 1 कोई नहीं देखता है, वो तो पहले ही से मालूम है, कैसे अभी समझाएंगे। पार्ट 2 टीडीएस के लिए है। किसी भी बजट का जो शेड्यूल 1 में 4 पार्ट में रेट देता है ना, उसका पार्ट 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आने वाले साल में जो रेट स्लैब रेट रहेगा टैक्स का, वो हमको बताता है। क्यों बताना पड़ता है उसको? क्योंकि सैलरी पर टीडीएस फ्लैट रेट से नहीं है। सैलरी पर टीडीएस हमको स्लैब रेट से पहले सैलरी पर टैक्स निकालना पड़ता है। मान लो कि 5 करोड़ वाले का अगले साल जो 5 करोड़ कमाने वाला है उसका टैक्स आ गया 60 लाख, मान लेते हैं 5 करोड़ जो कमा रहा है उसका टैक्स आ गया 60 लाख। तो 60 लाख को हम डिवाइड करेंगे 12 से और हर एक महीना के सैलरी में से 5 लाख क्या कर लेंगे? डिडक्ट। बोला सर बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, चलते हैं फिर से। इन चारों में टैक्स का रेट कैसा है? बोला कौन सा टैक्स का रेट? बोला सर टीडीएस का फ्लैट रेट। बता दिया यहाँ पे कि देखो इतना इतना परसेंट काट लेना, ठीक। सैलरी पर टीडीएस का रेट फ्लैट रेट है? नहीं, सैलरी का टीडीएस का रेट देता है। अभी बस इतना मान लो, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। हम लोग को क्या बनना है? किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 3 जो है वो सैलरी का टीडीएस का रेट देता है, ठीक है। और ये टीडीएस का रेट एडवांस टैक्स का रेट फॉर द करेंट प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर कर देता है। समझाते हैं। ये है हमारा 22-23 फरवरी 2023 को बजट आया। बजट का पार्ट 1 करंट असेसमेंट ईयर का रेट दे दिया। बजट का पार्ट 2 करंट फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस का रेट दिया, बाकी 4 पे। बजट का पार्ट 3 करंट फाइनेंशियल ईयर में सैलरी पर टीडीएस का रेट दिया, अभी इतना मान लो। यानी इन चारों पर टीडीएस का रेट हमको पार्ट 2 से पता चल जाएगा और सैलरी पर टीडीएस का रेट हमको पार्ट 3 से पता चल जाएगा, ये अभी मान लो। और यही टीडीएस का रेट एडवांस टैक्स का रेट होता है फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी क्या है भाई? फरवरी 2023 में पार्ट 3 जो है हमको क्या बताया? 23-24 में सैलरी पर टीडीएस का रेट क्या होगा, ठीक है भाई। और ये जो सैलरी पर टीडीएस का रेट है, जो कि कौन सा रेट होता है? स्लैब रेट। ये करेंट फाइनेंशियल ईयर के एडवांस टैक्स का रेट बताता है। यानी 23-24 में जो हम इनकम कमाएंगे इस पर 24-25 में जो टैक्स हमको देना है वो भी पता चल जाता है। कैसे? आज अगर हम लोग क्लास में ये स्लैब रेट पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, नहीं तो अभी बस मान लो। फिर से आते हैं, देखो ये तो समझ में आ गया, ठीक है भाई। पार्ट 1 करंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है। हम फरवरी 2023 में बैठे हुए हैं, हमको 22-23 में जो कमा रहे हैं उसको 23-24 में टैक्स देना है। हमको यहाँ रेट पता चल गया, टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 22-23 में यहाँ फरवरी में बैठे हुए हैं,
हमको यहाँ फरवरी में 23-24 में आने वाले साल में जो TDS का रेट है इन चारों हेड्स में वो पता चल गया। ठीक है, 23-24 में जो पेमेंट करेंगे उसमें से डिडक्ट करते चलेंगे। हम यहाँ बैठे हुए फरवरी 2023 में, अगला साल हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देंगे उसमें जो TDS का रेट है हमको पार्ट 3 से पता चलेगा। और ये TDS का रेट जो है ना वो स्लैब रेट देता है, और यही स्लैब रेट 23-24 में कमाए जाने वाले इनकम पर 24-25 में जो टैक्स देना है उसका भी रेट है। पार्ट 3 का जो स्लैब रेट है वो 23-24 में कमाए गए इनकम पर टैक्स का रेट है। अच्छा, 23-24 में जो हम कमाते हैं इस पर टैक्स तो देते हैं 24-25 में। बोला हाँ, 24-25 में जो हम टैक्स देंगे उसका रेट तो हमको 24-25 में जो हम टैक्स देंगे उसका रेट तो हमको फरवरी 2024 में पता चलता पार्ट 1 में। बोला यही ट्रिक है। अब देखो, यहाँ फरवरी 2022 को भी बजट आया। हाँ सर, फरवरी 2022 का बजट का पार्ट 1 22-23 का रेट दिया। 22-23 का रेट दिया मतलब भाई फरवरी 2022 में जो रेट आया वो 22-23 करेंट असेसमेंट ईयर का रेट दिया जो हम 21-22 में कमाए थे। फरवरी 2022 जो है वो कौन से ईयर में है? 2021-22। ध्यान से समझना जरा। फरवरी 2022 में यहाँ पर बजट आया। फरवरी 2022 का बजट पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर 22-23 का रेट दिया, जो हम 21-22 में कमाए वो 22-23 में पे किया। ठीक है। फरवरी 2022 का पार्ट 2 22-23 में TDS का रेट दिया। किसके लिए? 4 हेड्स के लिए। फरवरी 2022 का पार्ट 3 22-23 में जो हम सैलरी कमाए उस पर TDS का रेट दिया। ठीक है। और ये TDS का रेट स्लैब रेट था। 22-23 में जो हम कमाएंगे उस पर जो हम 23-24 में टैक्स देंगे। अच्छा, तो यहाँ का पार्ट 3 यहाँ का पार्ट 1 बन जाता है। देखो, 2022 का पार्ट 3 22-23 के लिए TDS का रेट दे रहा है। उसका पर्पस है, पार्ट 3 का पर्पस है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर में TDS का रेट दे रहा है। ये TDS का रेट फ्लैट रेट है कि स्लैब रेट है? बोला स्लैब रेट है। अरे यार, तो 22-23 का जो स्लैब रेट है वो 22-23 में कमाए गए इनकम पर जो हम 23-24 में टैक्स देंगे वही ना है? बोला हाँ। तो ये तो हमको अगला साल फरवरी में ना पता चलता? बोला हाँ। इसीलिए किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 3 अगले फाइनेंस बिल का पार्ट 1 हो जाता है। कैसे? ये झंझट ही नहीं होता अगर सैलरी पर TDS का रेट फ्लैट रेट होता। जैसे बाकी चारों का फ्लैट रेट बता दिए, सैलरी का भी बता देते। सैलरी का हमको फ्लैट रेट नहीं पता चलता है। कहता है कि देखो अगला साल जो तुम सैलरी का TDS का रेट है वो हमको बता दो। हम बोले कि देखो भाई स्लैब रेट है, सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट करके अपना देख लो कि कितना डिडक्ट करना है। हम देखे कि अरे ये स्लैब रेट 23-24 में जो हम कमा रहे हैं उस पर टैक्स का रेट है। 23-24 पे जो हम कमा रहे हैं उस पर टैक्स तो दे रहे हैं 24-25 में। 24-25 असेसमेंट ईयर का रेट हमको तो 24-25 वाला रेट 24 के फरवरी को पता चलता। यानी जो 24 फरवरी का पार्ट 1 है वो फरवरी 2023 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 ऑफ 2023 बिकम्स पार्ट 1 ऑफ 2024। क्यों? क्योंकि जो सैलरी का TDS का रेट है वो फ्लैट रेट नहीं है, वो क्या है? स्लैब रेट है। स्लैब रेट है मतलब वो जब स्लैब रेट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और यही स्लैब रेट हमारे 23-24 में कमाए गए इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने का रेट है। यानी हमको 23-24 ईयर आने के पहले ही
22-23 के फरवरी में ये पता रहता है कि अगला साल जो हमारा कमाई है उस पर क्या टैक्स का रेट है, क्योंकि हर एक साल का पार्ट थर्ड अगले साल का क्या बन जाता है, पार्ट वन। जरा नोट्स में आइए, पार्ट थर्ड, इट गिव्स द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स for deducting tax from income chargeable under the head salaries. The same rate are applicable for computation of advance tax to be paid in the current financial year. देखिए पार्ट थर्ड क्या दे रहा है, रेट फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स डिडक्टिंग टैक्स इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। सैलरीज से क्या टीडीएस काटेंगे, इसका रेट। द सेम रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। दैट इज द फाइनेंस बिल 2023 गिव्स द रेट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। पार्ट थर्ड ऑफ द करेंट ईयर बिकम्स पार्ट वन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जरा आराम से चलते हैं, देखिए जब हम लोग ये स्लैब रेट समझेंगे तो ये और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको कुछ बात मानना पड़ेगा। क्या? पहला बात हम लोग माने भी और समझे भी, क्या कि किसी भी फाइनेंस बिल का या फाइनेंस एक्ट का पार्ट वन जो है वो करेंट असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट देता है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 का पार्ट वन असेसमेंट ईयर 23-24 का रेट दे दिया। फरवरी 2022-23 में, फरवरी में जो हम लोग 2023 में बैठे हुए हैं, हमको 23-24 का रेट मिल गया, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरवरी 2023 के पार्ट वन जो है ना, ये हमको एक साल पहले पार्ट थ्री में पता चल गया था। कैसे, थोड़ा समझेंगे। किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट टू करेंट फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस का रेट देता है इन चारों हेड्स में। फरवरी 2023 को हमको पता चल गया कि 23-24 में अगर हम किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो कितना रुपया उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। ये हम लोग समझ लिए, मान भी लिए। ये माने ज़्यादा समझे कम। क्या मान लिए? पार्ट थर्ड जो है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर में हमको सैलरी पर टीडीएस का रेट देगा। यहाँ तक तो समझ लिए कि जब हमको बजट आया तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में सैलरी पर टीडीएस का रेट दे दिया। इसके आगे कॉमा के बाद जो है ना, अभी मान लो यही रेट 23-24 में कमाए गए इनकम पर एडवांस टैक्स का रेट, सेकंड लाइन जो है ना, मान लो जो रेट सैलरी पर टीडीएस निकालने के लिए आया, यही रेट 23-24 में कमाए गए इनकम पर एडवांस टैक्स का रेट है। यानी 23-24 में जो हम कमाएंगे उसको तो टैक्स देंगे 24-25 में। 24-25 में कितना टैक्स देना है, तो 24-25 का जो फरवरी 24 का पार्ट वन होगा वो, यानी फाइनेंस बिल 2023 का पार्ट थ्री बिकम्स 24 का पार्ट वन। फिर से पार्ट वन करेंट असेसमेंट ईयर का रेट, पार्ट टू करेंट फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस का रेट, पांचों हेड से कि चार हेड से, चार हेड से। पार्ट थ्री दो चीज़ बताता है, सैलरी पर टीडीएस का रेट और यही रेट इस साल कमाए गए इनकम पर एडवांस टैक्स का रेट होता है। यार 23-24 में जो हम कमाएंगे इस पर तुमको टैक्स देना है 24-25 में। ये तुमको पता चलता है 24 फरवरी के जो पार्ट वन होगा उससे। बोला हाँ, इसीलिए यहाँ का पार्ट थर्ड वहाँ का पार्ट वन हो जाएगा। तो कोई भी जब बजट आता है तो हम लोग ध्यान पार्ट वन पे देते हैं, बोला वो तो पिछले ही साल पता चल गया था। पार्ट टू पे देते हैं, हाँ देते हैं। और पूरा ध्यान कैसी पे रहता है, पार्ट थ्री पे। क्यों? फरवरी 2023 में 23-24 में जो हम कमाएंगे उस पर क्या टैक्स लगेगा, इसका जानकारी हमको यहाँ मिल गया, तो हम टैक्स प्लान कर सकेंगे। आप किसी चीज़ का प्लानिंग कैसे करते हैं? जब आपको पहले से इन्फॉर्मेशन रहता है कि अच्छा कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें तो हमको टैक्स ज़्यादा कटेगा, कहाँ हम पैसा नहीं डालें जहाँ टैक्स नहीं कट रहा है।
तो टैक्स प्लानिंग के लिए पार्ट 1 नॉट इंपॉर्टेंट, पार्ट 2 नॉट इंपॉर्टेंट, पार्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट। 23-24 में हम जो सैलरी पर TDS का रेट है इसका इस्तेमाल करते हैं 23-24 में कमाए गए इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। यानी किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 3 अगले फाइनेंस बिल का पार्ट 1 हो जाता है। फिर से चलते हैं एक बार। फाइनेंस बिल का पार्ट 1 करंट असेसमेंट ईयर का रेट देगा। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? नहीं, क्योंकि फरवरी 2023 में जो पार्ट 1 है वो फरवरी 2022 का पार्ट 3 था। ये तुमको पहला ही पता था कि किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 2 करेंट फाइनेंशियल ईयर में TDS का रेट देता है 4 हेड का। ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 3 2 चीज़ बताता है। करेंट फाइनेंशियल ईयर में TDS का रेट, यही रेट एडवांस टैक्स का रेट होता है। और एडवांस टैक्स का मतलब भैया जो 23-24 में कमाओगे ना, इसमें 24-25 में कितना टैक्स दोगे ये तुमको फरवरी 2023 को ही पता चल जाता है। तो किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 3 अगले फाइनेंस बिल का क्या हो जाता है? पार्ट 1। क्या हो जाता है? पार्ट 1। जितना समझाएं सबको माइंड से हटाओ। फिर से चलते हैं स्टार्ट से। फाइनेंस बिल का पार्ट 1, फाइनेंस बिल 2025, ऐसे चलते हैं। फाइनेंस बिल 2025 ऊपर लिखते हैं। का पार्ट 1 क्या बताएगा? करेंट असेसमेंट ईयर 2025-26 का रेट, करंट असेसमेंट ईयर 25-26 का रेट। किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 1 करंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है। पार्ट 2 करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में TDS का रेट किसके लिए? 4 लोगों के लिए, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। 2025 के फरवरी में हमको पता चल गया कि 25-26 में जब हम पेमेंट करेंगे तो कितना कितना TDS डिडक्ट करना है। TDS का रेट ये परसेंटेज में होता है, ये परसेंटेज में होता है। पार्ट 3 करेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 TDS का रेट फॉर सैलरी। TDS का रेट परसेंटेज में होता है कि स्लैब रेट? ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगा स्लैब रेट। किसी भी फाइनेंस बिल का पार्ट 3 करेंट फाइनेंशियल ईयर का TDS का रेट देता है और यही एडवांस टैक्स का रेट होता है। यानी 2025-26 में जो हम इनकम कमाएंगे और 2026-27 में जो हमको टैक्स देना है उसका रेट। अब ध्यान दो, फाइनेंस बिल 2025 करंट असेसमेंट ईयर 25-26 का रेट दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो पिछला 2024 में पता चल गया हो। क्यों? क्योंकि 2024 का पार्ट 3 2025 का पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 करंट फाइनेंशियल ईयर में TDS का रेट देता है, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बजट का हम लोग के लिए, इंडिविजुअल के लिए। करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में TDS का रेट देता है किसके लिए? सैलरी के लिए। यहाँ तक बस जान लिए। ये जो सैलरी का रेट है ये परसेंटेज में रहता है कि स्लैब रेट रहता है? बोला स्लैब रेट। बोला स्लैब रेट होता क्या है? 25-26 में जो हम इनकम कमाएंगे ना उस पर क्या टैक्स लगेगा, इसका रेट होता है। तो 25-26 में जो हम कमाएंगे उस पर तो टैक्स हमको कब देना है? 26-27 में। बोला हाँ। अच्छा, मतलब 26-27 असेसमेंट ईयर का
हमको रेट यहाँ पर ही पता चल गया फरवरी 2025-26 के हमारा जो बजट था। बोला हाँ होता है ऐसा। तो हर एक साल का बजट का पार्ट 3 अगले साल का पार्ट 1 हो जाता है। जब हम लोग ये स्लैब रेट पढ़ लेंगे ना तो और ये क्लियर होगा। ठीक है। अब बोला पार्ट 4 बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट एग्रीकल्चर इनकम के बारे में डिस्कस करता है। किसके बारे में? नेट एग्रीकल्चर। आइए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ हम लोग व्हाट इज टैक्स पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ टैक्स कितना टाइप्स है? बोला सर टाइप्स पढ़े हम लोग इस आधार पर कि क्या आप अपने लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बोला अगर आप लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट टैक्स, बाकी सब इमटेरियल। फिर आए कॉन्सेप्ट पे, ये हो गया। ईयर, कैलेंडर ईयर 12 महीने का 1 जनवरी को स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। फिर पढ़े प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। ठीक। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, अगर डेफिनेशन जितना कहा गया है उतना ही, जैसे असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1 अप्रैल, इसके अलावा कुछ नहीं। इंक्लूसिव डेफिनेशन में ही रहेगा इंक्लूड्स। ठीक। डीम्ड एक्चुअल पोजीशन है कि सुबह है, मॉर्निंग, लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लो इवनिंग है तो क्या कहेंगे? डीम्ड इवनिंग। ये हो गया। एसएससी, एसएससी एक पर्सन है। ठीक है भाई, पर्सन होगा तो कौन होगा हम लोग जानते हैं। एसएससी एक पर्सन है जिससे कि कोई टैक्स या कोई पैसा पाना है। इट इंक्लूड्स, तो एसएससी का डेफिनेशन कैसा हो गया? इंक्लूसिव कि एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव। ये इंक्लूड करता है 4 लोग। चौथा चलते हैं, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, रेट मालूम था लेकिन आप डिडक्ट नहीं किए, आपका फाइल खुल जाएगा, आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। दूसरा पीछे से डीम्ड एसएससी, आपका खुद का कोई इनकम उनकम नहीं है लेकिन दूसरे के लिए आप एसेसिबल हैं, डीम्ड एसएससी। और पहला दूसरा क्या है? आपका एक प्रोसीडिंग चल रहा है, फाइल खुल गया है आपके इनकम या लॉस को कंप्यूट करने के लिए, आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपको रिफंड कितना करना है। ये हो गया एसएससी। इधर हम लोग पढ़ चुके थे इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड जुडिशियल डिसीजन। आज हम लोग क्या पढ़े? एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या पढ़े भाई? एक्ट बनने का तरीका, बिल आता है, और फिर एक्ट के अमेंडमेंट का तरीका, अमेंडमेंट बिल आता है। इनकम टैक्स एक्ट जो आया है तो पहले आया हुआ इनकम टैक्स बिल, डिस्कस होकर वो इनकम टैक्स एक्ट बना। अब हमको इसको कुछ प्लस माइनस करना है तो इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल बनना चाहिए था, लेकिन इनकम टैक्स अमेंडमेंट का लोग नाम दे दिया फाइनेंस। फाइनेंस बिल क्या करता है? बोला फाइनेंस बिल पर डिस्कशन होता है, दोनों हाउसेज से पास होता है, सिग्नेचर मिल जाता है प्रेसिडेंट का, तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ये फाइनेंस एक्ट हमारे इनकम टैक्स एक्ट को जाके चेंज करता है। फाइनेंस एक्ट में 4 पार्ट में रेट रहता है। शेड्यूल 1 में किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 करेंट असेसमेंट ईयर का रेट देता है। फरवरी 2022-23 के यहाँ पे 23 में हमको असेसमेंट ईयर 2023-24 में कितना टैक्स देना है पता चला? बोला रही क्या पता चला है? पिछले साल का जो पार्ट 3 है वो भी तो 22-23 में कमाए गए इनकम पर कितना टैक्स देना है तुमको बता चुका है। यानी जिस साल हम इनकम कमा रहे हैं ना उसके पहले ही पिछला साल हमको पता रहता है कि इस साल के इनकम पे अगला साल कितना टैक्स देना है। क्यों? बस इस स्लैब रेट के चलते। जब ये स्लैब रेट समझेंगे ना तो ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम जो 22-23 में कमाएंगे उस पर टैक्स हमको 23-24 में देना है। ये फरवरी 2023 का पार्ट 1 तो बता रहा होगा, लेकिन क्या हम इस फरवरी 2023 के पार्ट 1 का इंतज़ार करेंगे? नहीं। फरवरी 2022 का पार्ट 3 जो है यही बात हमको 1 साल पहले बता चुका है। क्यों?
क्योंकि फरवरी 2022 का जो पार्ट थर्ड था वो 22-23 में सैलरी पर टीडीएस का रेट बताया जो कि स्लैब रेट था, बोला इसी स्लैब रेट से ना अगला साल टैक्स लगेगा, इसीलिए पार्ट थर्ड अगले साल का पार्ट 1। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा हेवी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बी गुड।